इजराइल का पूरा फोकस अब हिजबुल्लाह और हमास पर है और इस बीच यमन के हूथी विद्रोहियों ने नेतन्याहू पर ऐसा हमला करने की तैयारी कर ली है जिसकी बराबरी इजराइल की सेना भी नहीं कर सकती। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले की एक ऐसी चोट करने की तैयारी की है जिसको रोकना अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह से भी बड़ा दुश्मन तैयार हो रहा है। और खुद को उस हथियार से लैस कर रहा है जिसे अब हूथी का हथौड़ा कहा जा रहा है, जिसका टारगेट इजराइल है, जिसका टारगेट अमेरिका है। यमन में हूथी 3 करोड़ राइफल के साथ इजराइल के खिलाफ युद्ध करना चाहता है। 3 करोड़ राइफल यानी यमन का हर शख्स अब इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये यमन की राजधानी सना है और यहां पर राइफल खरीदने की होड़ मची हुई है। यहां रशियन राइफल भी है, यहां अमेरिका की राइफल भी है, यहां जर्मनी की राइफल भी है, लेकिन सबकी पसंद एक ही है, रूस की AK-47 और उसके आधुनिक वर्जन। लेकिन खास बात यह है कि यह है रशियन राइफल, लेकिन अब यह यमन में ही बनाई जा रही है। दिन यमन 2023 هذا صنع في اليمن كامل مكمل من التصنيع من الصفر، يعني لا ملفق لا موجود له قطعه من قبل ولا شيء، كله تصنيعه من الصفر. وأداء ما شاء الله يعني بيشكروا كلهم، ما قد حد انتقدهن في ضربهن ولا أي حاجة، وبيشكروهن في قوتهن واستخدامهن يعني تمام. इस वक्त यमन और इजराइल की दुश्मनी बहुत बढ़ गई है। नेतन्याहू और बाइडेन की मीटिंग से लेकर अमेरिकी कांग्रेस में नेतन्याहू के संबोधन तक इस वक्त पूरी दुनिया इजराइल की चर्चा कर रही है। और इसी दौरान इजराइल का बड़ा दुश्मन हूथी एक बहुत बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। याद कीजिए 19 जुलाई शुक्रवार का दिन जब सुबह होने वाली थी, उससे पहले रात 3 बजे ये ड्रोन समंदर की तरफ से तेल अवीव में दाखिल हुआ और फिर कुछ ही सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजराइल बच नहीं सका। ये यमन का ड्रोन था और अब ऐसे ही कई हमले इजराइल के तेल कुओं और गैस फील्ड पर करने की तैयारी हो रही है। क्योंकि इसके बाद इजराइल ने भी जवाब दिया और यमन के हुदैदाफ बंदरगाह पर तेल डिपो पर ऐसा हमला किया कि करीब 100 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इसी का बदला लेने के लिए यमन के हूथी विद्रोहियों ने अब नया प्लान बनाया है। भूमध्य सागर में इजराइल के कई तेल और गैस भंडार हैं और यहां उसके ऑयल रिम्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन हमलों को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिम्स पर हमले का मतलब है इजराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजराइल की तमार, लेवियाथन और करिश गैस फील्ड है। यहाँ इजराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस सप्लाई की जाती है। لابد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي من عدوان على الحديدة، ومن جهة أخرى عملياتنا مستمرة متواصلة في المرحلة الخامسة وفي عمل مستمر ودؤوب للتصعيد بكل ما يمكننا. لن نتردد في ذلك أبدا لإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم المعتدى عليه ضد العدو الإسرائيلي. हूथी की धमकियों को देखकर नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा है। तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल को अपने शहरों से ज्यादा अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहां पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन इन सबके बीच यमन में हथियारों की दुकान पर लाइन लगनी शुरू हो गई है। गाजा से लेकर हुदैदा बंदरगाह तक की बदला लेने की बात की जा रही है।
यमन का हर शख्स हथियार खरीदना चाहता है। ما بش غزة هذا الحين الاكثر ما بلا يا بحجر يا بلا او يهربوا. ف الحين كيف يسبروا ونعدل انفسنا من ذا الحين لانهم مسلوبين رينا شيابات قدوا في 70 او في 80 ما بلا بالمخذاف او بالحجر واحنا حتى الان يسبر مثلهم يجي يدعسونا ويده يموت واحد بشرف بعزه بكرامه. जो भी सना के हथियार बाजार में असलहे खरीद रहा है उसकी नजर हर चीज पर है। राइफल से लेकर ग्रेनेड और बम के गोलों की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। यहाँ सब कुछ मेड इन यमन है। यहाँ पर इन विदेशी हथियारों का उत्पादन इतनी पुख्ता गारंटी के साथ किया जाता है कि असली और नकली में फर्क ही नजर नहीं आएगा। इन सब में यमन के लोगों की पसंद है AK-47 जो ज्यादा भरोसेमंद है। الصناعات المحلية مثل الأوالي المسدسات الصواريخ كل الصناعات المحلية الآن القناصات موجود قناصات عديدة الأنواع البوازيق موجود يمني من هذا يعني صناعات يمنية قذايف من كل الأسلحة الثقيل والخفيف موجودة الآن. ليش؟ استعدادا للمرحلة القادمة مع العدو الشيطان الأكبر الأمريكي والبريطاني وهذا यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गाजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन के हुदैदा पोर्ट पर हुआ हमला भी जुड़ चुका है। यमन की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है और अब यहाँ के हथियार बाजार का टारगेट है कि यमन के हर एक शख्स के पास एक हथियार जरूर हो। 2017 में हुए स्मॉल आर्म्स सर्वे यानी छोटे हथियारों को लेकर हुए सर्वेक्षण में पाया गया कि यमन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास हथियार है, यानी 100 में से 62 लोगों के पास राइफल या पिस्टल है। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद यमन दूसरे नंबर पर है जहां आम जनता हथियारों से लैस है। حاجة أقبال الناس أول شيء هم من قبل كل بيت ما يخرج عن سلاح. كل بيت ضروري يكون عندهم وعرفوا عند الشعب اليمني كامل أن السلاح عندهم عادة وتقاليد حسنة. ومن بعد العدوان اللي حصل علينا ازدادوا الناس استعداد بشراء الأسلحة لأي عداوة منهم ولا شيء ولا أي حاجة يكونوا معاهم سلاح كل واحد يستعد. यमन के हूथी विद्रोही और इजराइल इस वक्त दुश्मनी की नई बुलंदी पर पहुंच चुके हैं। हूथी खुद को हथियारों से लैस कर रहे हैं और साथ में समंदर में इजरायली और अमेरिकी जहाजों पर अटैक भी कर रहे हैं। ऐसे धमाके किसी भी शिपिंग कंपनी पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तेल अवीव पर ड्रोन अटैक के बदले में जब हुदैदा में बंदरगाह पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम गिराए थे तब लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता चल गया कि हूथी विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है उससे युद्ध गाजा से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है। أقدم الكيان الصهيوني باستهداف موانئ الحديدة والمنشآت النفطية وعدد من الأعيان البدنية في جريمة كبيرة جدا، جريمة تؤكد أن هذا العدو لن يرتدع أبدا إلا بالقوة لأنه لا يفهم إلا منطق القوة. ها هو يستهدف المنشآت لمحاولة حصار الشعب اليمني وضرب الجانب الاقتصادي عندما فشل. गाजा में बमबारी को लेकर अगर इजराइल को किसी भी तरह से कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह है और यमन का हूथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है। इन्हें ईरान से फंडिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है और ये बहुत हद तक तेहरान के इशारे पर ही अपना ट्रिगर दबाते हैं। इजराइल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। छोटे हथियार तो बिक ही रहे हैं, इसके साथ AK-47 से लेकर जर्मनी की G3 राइफल बिक रही है। इससे भी खतरनाक हथियार यमन के हूथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन।
हूथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन में हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इजरायल का दूसरा बड़ा खौफ है। इजरायल का डर इस बात से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि 19 जुलाई को हूथी विद्रोहियों ने जिस याफा ड्रोन से इजरायल पर हमला किया, उसने नेतन्याहू के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया। الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب، وقد نفذت العملية। यमन ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाला ड्रोन इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि यमन के हूथी विद्रोही इजरायल को आसान निशाना बना सकते हैं, चाहे वो उसके शहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ऑयल रिंग्स हों या फिर इजरायल के बंदरगाह। हूथी विद्रोहियों के टारगेट पर इजरायल के जो बड़े बंदरगाह हैं उसमें हाइफा और एलात पोर्ट सबसे आगे हैं। हाइफा का बंदरगाह भूमध्य सागर की तरफ है, जबकि एलात बंदरगाह दक्षिण में अकबा की खाड़ी यानी लाल सागर की तरफ खुलता है। यमन से इन दोनों पोर्ट्स पर हमले की न सिर्फ धमकी आती है बल्कि हूथी विद्रोही इन दोनों पर मिसाइल से हमला भी कर चुके हैं। हालांकि इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। जिस इजरायल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इजरायल पर उसके दुश्मनों के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इजरायल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजरायल तक पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं कि हुदैदा पोर्ट पर हमला करके इजरायल ने यमन से बदला लिया है और बदला भी बहुत बड़ी तबाही मचा कर लिया है। पहले यमन ने तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया और फिर इजरायल ने हुदैदा बंदरगाह पर तेल डिपो को टारगेट बनाया। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब जवाबी कार्रवाई में इजरायल के तेल और गैस वाले ठिकानों को टारगेट बनाना चाहते हैं। भूमध्य सागर में इजरायल की ऑयल रिंग्स को ड्रोन से टारगेट बनाकर यमन के हूथी विद्रोही भी ये साबित करना चाहते हैं कि वो इजरायल की दुखती नब्ज को दबाना चाहते हैं। ऑयल रिंग्स पर हमले का मतलब है गैस और तेल की सप्लाई ठप, और ये हमले इजरायल की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी चोट पहुंचाएंगे। مهما كانت ردة الفعل من قبل العدو الإسرائيلي، مهما كانت استعراضية أو مهما نتج عنها، إنما سيكون كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي أيضا محفزا أكثر لتصميم أكبر على الانتقام من جهة وعلى مواصلة نصرة الشعب الفلسطيني، وهو الهدف الأساس من جهة أخرى। हूथी की हुकूमत में हथियारों का नया शौक या कहें कि क्रेज देखने लायक है। AK-47 थमाकर ये ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि युद्ध का लेवल राइफल से बढ़कर मिसाइलों तक पहुंच चुका है। इससे पहले हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से कई हमले किए हैं, लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इजरायल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को नाकाम साबित कर दिया। और अब खतरा इजरायल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है, क्योंकि इजरायल भी जानता है कि यमन के पास खोने के लिए कुछ नहीं। गाजा पर बमबारी के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के एक हमले में उसके कई लोगों की जान चली गई है, जबकि हिजबुल्लाह के नेटवर्क ने ऐसे किसी भी हमले से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि हिजबुल्लाह पर तो वो ऐसा हमला करेंगे जिसकी गूंज ईरान तक सुनाई देगी। मार डाले 12 इजरायली, अब हिजबुल्लाह का सफाया तय।
क्या वाकई में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल के गोलन हाइट्स में रॉकेट और ड्रोन से हमला करके अपने कमांडरों की मौत का बदला ले लिया है? मिडिल ईस्ट का चैनल अल अरबी ये दावा किस आधार पर कर रहा है कि गोलन हाइट्स में रॉकेट हमला हुआ है? वो असल में इजरायल के आयरन डोम से निकली मिसाइल थी जिसने 12 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अरब चैनल इस हमले को इजरायल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों बता रहे हैं? हम आपको हिजबुल्लाह और इजरायल दोनों के दावों के आधार पर एक ऐसे भड़कते युद्ध का सच दिखाने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक देगा। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमास ने इजरायल में भीषण नरसंहार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, ठीक उसी तरह से हिजबुल्लाह ने 27 जुलाई को इजरायल में गोलन हाइट्स पर हमला करके पूरे इजरायल को दहला दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स के उत्तरी शहर ड्रूज के मजदल शम्स में एक फुटबॉल मैच के दौरान हवाई हमला किया है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है और लगभग 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायल और हमास की जंग शुरू होने के बाद से इजरायल पर यह अब तक का सबसे घातक हमला रहा है। लगभग 10 महीने से चल रही गाजा की जंग के बीच हिजबुल्लाह ने यह हमला कैसे किया है, इसे लेकर इजरायली मीडिया में कई दावे किए जा रहे हैं। इजरायली दावों के मुताबिक गोलन हाइट के फुटबॉल मैदान में 10 से 20 साल के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह ने पहले रॉकेट से हमला किया और फिर एक हमला ड्रोन से किया। हमला होते वक्त खतरे वाले सायरन तो जरूर बजे, लेकिन इजरायली सायरन इतनी देर से बजे कि बच्चों को भागने का मौका ही नहीं मिला। उस वक्त फुटबॉल मैदान में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हिजबुल्लाह के इस हमले ने इजरायली सेना को हिलाकर रख दिया है। मौके पर मौजूद 12 लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और किशोर हैं। मार डाले 12 इजरायली, अब हिजबुल्लाह का सफाया तय। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार किया है। हमास के युद्ध में हिजबुल्लाह इजरायल पर अटैक करता रहता है, लेकिन यह हवाई हमला अब तक का सबसे घातक हमला था। हमले के समय इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे। नेतन्याहू और इजरायली कमांडरों ने साफ कह दिया है कि अब हिजबुल्लाह को इस हमले की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। התמונות הנוראות בעקבות המתקפה הרצחנית של חיזבאללה על מג'דל שמס. בין הנרצחים ילדים קטנים ששיחקו כדורגל וגם נרצחים אחרים. לב כולנו נשבר מהמראות הללו. אנחנו מחבקים את המשפחות, מחבקים את העדה הדרוזית כולה ברגעם הקשה, שהוא גם רגענו הקשה.
इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक साथ 3 हमले किए, जो गोलान हाइट्स में आईडीएफ के बेस, किरियत शिमोना में बेत हिलेल बेस और फुटबॉल मैच में हमला हुआ। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि फुटबॉल मैदान पर खतरे का अलर्ट सायरन बजाया गया था। وينه ايه اكو ضرب دور लेकिन समय इतना कम था कि लोग भागने में असमर्थ थे। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त मैदान पर हमला हुआ उस वक्त वहां 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट इजरायल पर दागे थे, जिसमें कुछ रॉकेट फुटबॉल मैदान पर गिरे हैं। आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन कर्नल अविचाय अर्देई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह हमला चेम्बा की रॉकेट लॉन्च साइट से कमांडर अली मोहम्मद याया के गाइडेंस में किया गया है। इजरायल पर यह हमला दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह समूह के 3 सदस्यों के मारे जाने के कुछ घंटों के बाद हुआ। अब बाइडेन के सामने बड़ा सवाल है कि नेतन्याहू को बचाएं या फिर ज़ेलेंस्की को, क्योंकि यूक्रेन के मोर्चे पर व्लादिमीर पुतिन ने 24 घंटे हमले जारी रखने का ऑर्डर जारी कर दिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ इस वक्त रूस की सेना नहीं, बल्कि वो फाइटर जेट हैं, जिसके बारे में बाइडेन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। ये उड़ान बता रही है कि ज़ेलेंस्की के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। F-16 को लेकर ज़ेलेंस्की का भरोसा चकनाचूर होने की कगार पर है। जुलाई के महीने में ज़ेलेंस्की को लगातार झटके मिल रहे हैं और पुतिन के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी बैड न्यूज आई है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है, यूक्रेन को मिलने वाले अमेरिकी F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को मिल भी जाएंगे, लेकिन उनका रूस के खिलाफ फेल होना फाइनल है। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर बताती है कि यूक्रेन को मिलने वाले F-16 रूस के खिलाफ नाकाम साबित होंगे। यूक्रेन को मिलने वाले F-16 रूस की रडार रेंज के करीब नहीं जा पाएंगे। यूक्रेन को 80 F-16 देने का वादा किया गया, लेकिन इस साल 20 ही मिल पाएंगे, यानी 80 फाइटर मिलने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। ये 20 जहाज भी अभी इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी यूक्रेन के सिर्फ 6 पायलटों को ट्रेनिंग मिली है। ज़ेलेंस्की बार बार बोलते रहे हैं कि उन्हें 100 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट चाहिए, ताकि यूक्रेन की वायुसेना रूस से मुकाबला कर सके। वैसे ज़ेलेंस्की का हौसला तोड़ने वाली खबर यह भी है कि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को कह दिया है कि F-16 यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से 100 किलोमीटर पीछे ही हमला कर सकते हैं, यानी रूस में F-16 की एंट्री पर अमेरिका पहले ही बैन लगा चुका है। इससे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की की हार फाइनल हो चुकी है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी साजिश कर दी है? क्या ज़ेलेंस्की के पीठ में छुरा भोंक दिया गया है? ज़ेलेंस्की के पायलट इस जहाज से पुतिन पर हमला नहीं कर पाएंगे। इस रिपोर्ट का यही मतलब निकाला जा रहा है। यह जानकर ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। ज़ेलेंस्की को बाइडेन का वादा नजर आ रहा है, जो अब खोखला साबित होता दिख रहा है। F-16 का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच घूम रहा है। कभी ज़ेलेंस्की को लगता है कि F-16 उनके काम जरूर आएगा, तो कभी ज़ेलेंस्की को एहसास होता है कि F-16 के नाम पर बहुत बड़ा मजाक हो गया है। ऐसे में F-16 के स्टेटस की सच्चाई क्या है, इसके कांटे पर पूरी दुनिया की नजर है।
F-16 को लेकर ताजा खबर ऐसी है जो ज़ेलेंस्की को पूरी तरह मायूस कर देगी, बेचैन कर देगी। इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसे लेकर ना ज़ेलेंस्की कुछ कर सकते हैं और ना ही बाइडेन के पास इस मुश्किल का हल करने का कोई रास्ता है। जुलाई खत्म होने को है, अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। अगर आज की तारीख में भी यूक्रेन को F-16 मिला तो वो उसे दिसंबर के बाद ही उड़ाने के लिए तैयार हो पाएगा, यानी दिसंबर 2024 से पहले यूक्रेन को F-16 नहीं मिल पाएगा। कैलेंडर पर यह महीना देखकर बार बार ज़ेलेंस्की परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं कि वो इस विमान की डिलीवरी पहले करा पाए। दिसंबर से पहले यूक्रेन को F-16 मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकनीकी रूप से नामुमकिन है। दिसंबर 2024 में ज़ेलेंस्की को ये फाइटर जेट मिल भी गया तो वो इसे 2025 से पहले नहीं उड़ा पाएंगे। इस बात का एहसास ज़ेलेंस्की को चाहे ना हुआ हो, उनके कमांडर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस बात की चर्चा ग्लोबल मीडिया में पहले से हो रही है, इसलिए साफ लगता है कि ज़ेलेंस्की किसी और दुनिया में है और F-16 को लेकर उनके तेवर बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट वाले नजर आ रहे हैं। Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме, буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, अब ऐसा क्यों है कि दुनिया का बहुत ही शानदार फाइटर जेट जो अमेरिका के कॉम्बैट एविएशन की इज्जत माना जाता है, उस फाइटर जेट से ज़ेलेंस्की रूस पर हमला नहीं कर पाएंगे? क्यों ज़ेलेंस्की के लिए F-16 एक ऐसा हथियार साबित हो रहा है जिसके नाम बड़े और दर्शन छोटे साबित हो रहे हैं? क्योंकि विमान को जल्दी हासिल करने से ज्यादा उसका फौरन इस्तेमाल करना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं। ऐसा क्यों है? इसे समझना ज़ेलेंस्की के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से युद्ध नहीं जीते जाते। जंग में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लड़ाकू विमान सप्लाई करने के ऐलान से लेकर उसे उड़ाने और दुश्मन को मार गिराने वाली दिक्कतों के बारे में जान लीजिए जो इस वक्त यूक्रेन के साथ है। F-16 पर ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन के फाइटर पायलट को 18 महीने का वक्त लग सकता है। बेसिक ट्रेनिंग में भी 6 महीने लग जाते हैं। F-16 के रखरखाव के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स को 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, तैयारी चाहिए होगी। अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन के एयरबेस और उनकी हवाई पट्टियां इस स्तर की नहीं है कि वहां से F-16 ऑपरेट किया जा सके। За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось в модернізації оборони швидше, ніж можна було би передбачити ще півроку тому. ज़ेलेंस्की F-16 के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुके हैं, अमेरिका के नेताओं से कई मुलाकात कर चुके हैं। इसलिए जब भी उन्हें ये फाइटर जेट मिलेगा वो रूस पर हमला करना चाहेंगे, पुतिन से बदला लेना चाहेंगे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बहुत जल्दी F-16 हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त नाटो के 11 देश यूक्रेन को F-16 वाली मदद पहुंचाने का हिस्सा है। किसी ने ट्रेनिंग दी है, कोई स्पेयर पार्ट्स दे रहा है, तो कोई पश्चिमी तकनीक समझने के लिए अंग्रेजी सिखा रहा है। इनमें ब्रिटेन, डेनमार्क, द नीदरलैंड्स और रोमानिया शामिल है, जहां यूक्रेन के पायलट ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन को F-16 सप्लाई करने वाले देश क्या पुतिन के टारगेट पर आने वाले हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह है परमाणु बम। रूस ने कह दिया है कि F-16 से परमाणु बम के हमले का खतरा होगा और इसे लेकर रूस ने बड़ा ही खतरनाक जवाब देने का मन बना लिया है। Предпринимаются попытки атак силами 2 рот при поддержке 5 танков. На другом участке тоже 1,5. रूस के तेवर देखकर लगता है कि ज़ेलेंस्की चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, पुतिन के आगे उनकी फौज एड़ियां रगड़ रही है। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास हमेशा बाहर छलकता रहता है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका से मिला लाखों करोड़ वाला पैकेज है। ज़ेलेंस्की काउंटर अटैक की बातें लगातार करते हैं, क्योंकि इसमें बाइडेन से मिला डॉलर वाला आशीर्वाद सबसे ज्यादा मायने रखता है। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि काउंटर अटैक को लेकर वो अपनी जितनी तारीफ करेंगे, अमेरिका से उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी।
ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम लगातार भरने की कोशिश जारी है। हाल ही में उन्हें मिले 10,000 करोड़ के पैकेज में तोप के गोले शामिल हैं। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइल भी शामिल है। इसमें ज़ेलेंस्की की फौज के लिए नए रेडार और ड्रोन के साथ सैटेलाइट इमेज से मिलने वाली मदद भी शामिल है। बस इंतजार अब F-16 का है। लेकिन क्या अमेरिका का ये जेट ज़ेलेंस्की की मदद करेगा या फिर यूक्रेन को और मुश्किल में डाल देगा? क्योंकि पुतिन तो कह चुके हैं कि जितने ज्यादा हथियार यूक्रेन को मिलेंगे, रूस उतने ही ज्यादा हमले करेगा। दिल्ली में कोचिंग सेंटर या फिर मौत का कारखाना? और यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सोए हुए अफसरों और नेताओं की नींद अब टूटी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं, उनकी जांच के बाद अब एमसीडी ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मुहिम को पूरी दिल्ली में चलाने की भी तैयारी है। और इस केस में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए, उसकी जांच हो रही है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना? अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर? यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला? बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई? क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? यह सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर? ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है? इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएस कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा कपा रहे हैं। मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे 3 जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांघ पाए? गटर के पानी में दम घोटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं जहां 3 छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था।
हादसे का ये दूसरा वीडियो देखिए। हृदयेश चौहान नाम के चश्मदीद ने ये वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदयेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव तौर पे पहुंची है राव कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां यह पूरा का पूरा हादसा हुआ है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सीढ़ियों से पहले देखिए, सीढ़ियों पे आपको बर्बादी की तस्वीर दिख रही होगी, जिस तरह से ऊपर से पानी यहां पहुंचा है। हम इधर लाइट इधर दिखाइए, इधर कैमरे को ले जा रही है। देखिए अभी भी यहाँ पानी है। ये बायोमेट्रिक गेट है, दो तरफ सीढ़ियाँ थी लेकिन बंद भी थी बायोमेट्रिक गेट की, बायोमेट्रिक लॉक होने की वजह से। ये दो दरवाज़ा आपको दिख रहा होगा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो यहाँ इधर दिखाएं तस्वीरें, और लाइट के जरिए अंधेरा है, हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये पानी अभी भी देखिए, अभी भी पानी लगा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए, लेकिन 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी। लोगों को जब ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से सर्च किया, अभियान किया, और बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट पानी थी। जिसके बाद हमारी टीम ने हमारे रेस्क्यूअर ने बहुत गहन सर्च के बाद अभी तक 3 बॉडी रिट्रीव की है, जिसमें 2 लड़की 1 लड़के हैं। सर कितने घंटे ऑपरेशन चला ये पूरा? और ऑपरेशन लगभग अभी कुछ देर पहले फाइनल सर्च होके ख़त्म हुआ है, और बॉडी रिट्रीव तो हमने काफ़ी पहले कर ली थी, लेकिन थोरोली सर्च करने में, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था, पानी निकाला गया, उसके बाद उसको थोरोली सर्च किया गया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव में जान गंवाने वाले तीनों स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली आकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उनके बारे में पता चला कि तान्या सोनी की उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव की उम्र 25 साल और नवीन डाल्विन की उम्र 28 साल थी। जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है। ये सभी को इससे एक सीख लेना चाहिए कि जो बच्ची यहाँ पे तीनों बच्चों का दुख हुआ है सुन के, जो लोग यहाँ पे सिस्टम बदलने आए थे आज वो खुद एक सिस्टम का शिकार हो गए हैं। सरकार से हम सबसे बड़ी मांग की है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए। जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जब बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, तो उनको या तो क्लास 1 महीने बंद कर देना चाहिए था, या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थी। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे, और बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक था, इसलिए बच्चे उसमें जाते थे। दर्दनाक हादसे के बाद पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पर घनघोर लापरवाही बरती गई। जिस जगह लाइब्रेरी बनाई गई उस बेसमेंट को दिल्ली नगर निगम ने स्टोर और पार्किंग बनाने की एनओसी दी थी, जबकि कोचिंग संचालकों ने धड़ल्ले से तहखाने को लाइब्रेरी बना डाला। हादसे के बाद कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता के साथ कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था, और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज़ और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज़ होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। ये कोचिंग सेंटर हादसे की एफआईआर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगने पर कोचिंग मालिक पेपर नहीं दे पाए। एफआईआर में लिखा है कि कोचिंग मालिक ने बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम न होने की बात कबूल की है। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पूरे इलाके की सख्त निगरानी भी शुरू कर दी है।
एक तरफ छात्रों का लगातार गुस्सा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है। इस वक्त दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस फोर्स जहां फैली हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर है और उसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी यहां पर लगातार छात्रों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें ड्रोन के जरिए छात्रों की जो है पूरी संख्या को यहाँ पर आकलन किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस फोर्स को यहाँ पर सुबह से तैनात किया गया था। लगातार पुलिस बल को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से ड्रोन के सहारे पुलिस यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। उसके अलावा कितने लोग, कितना बड़ा एरिया है, किस एरिया को किस तरह से कवर किया जाएगा, ये देख रही है यहाँ पर। एक कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद पड़ताल में पता चला कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों कोचिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं। बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में आए दिन हादसे के आरोप छात्र खुलेआम लगा रहे हैं। सुरक्षा के कितने नियम होते हैं? कोई नहीं है। जैसे बेसमेंट में है कि एक नियम है कि 2 एंट्री और एग्जिट होना चाहिए, ठीक है, नहीं है। हर लाइब्रेरी में एक है, हर लाइब्रेरियां एक तरह से इल्लीगल ही है।